गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं श्रुति सिन्हा एक बार फिर आप लोग के सामने आधुनिक भारत का इतिहास लेकर आई हूँ। कैसे हो आप लोग? होप सब सेफ होंगे, घर पे होंगे। खुद का भी ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए। और मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आप सब्सक्राइब करते हो ना तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करो। इससे आपको नोटिफिकेशन ईज़िली मिल जाएगा और आप जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी मैं, आप देख सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन, मेरे बारे में इसमें देख सकते हो। ये जो हिस्ट्री का लेक्चर है किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स, स्टेट पीएससी, ऑल वन डे एग्ज़ाम्स तो होते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ मत कीजिए, सिर्फ यहाँ से नोट्स बनाइएगा मेरे नोट से, और इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा वीडियो लेक्चर को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद शाह। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फर्रुखसियार तक। हम उत्तर मुगल काल पढ़ रहे हैं। उत्तर मुगल काल हमारा 1707 से लेकर 1857 तक रहता है। 1857 में बहादुर शाह जफ़र जो हैं वो क्रांति के बाद उनको रंगून भेज दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के हाथों में आ जाती हैं। यहाँ से मुगल काल की समाप्ति हो जाती है 1857 के बाद। तो उत्तर मुगल काल जो है 1707 वाला, 1707 से लेके 1857 तक, इसको हम आधुनिक भारत में ही पढ़ते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1719 से लेके 1748 तक रहते हैं, शासन करते हैं ये। इनका वास्तविक नाम रहता है रोशन अख्तर, और इनके एक सेनापति रहते हैं निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क का दूसरा नाम चिंकलिज खां रहता है। क्या होता है, निज़ाम उल मुल्क के साथ मोहम्मद शाह का विवाद हो जाता है। तो जब विवाद होता है दोनों के बीच में, तो वो निज़ाम उल मुल्क जो है वो गुस्सा होकर चले जाते हैं यहाँ से, और 1724 ईस्वी में जाकर हैदराबाद रियासत की स्थापना करते हैं। तो हैदराबाद रियासत की स्थापना किसने किया था? तो निज़ाम उल मुल्क ने किया था। निज़ाम उल मुल्क किसके सेनापति थे? मोहम्मद शाह के सेनापति थे। एक पॉइंट आपका यहाँ पे और है कि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शराब के शौकीन थे और विलासी प्रवृत्ति के थे, इसलिए इन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो मोहम्मद शाह के बारे में इसी में से क्वेश्चन आता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। सिर्फ आप इतनी चीज़ें याद रखना, इनका जो वास्तविक नाम था रोशन अख्तर था, इनके सेनापति थे निज़ाम उल मुल्क या चिंकलिज खां। उनके साथ इनका विवाद हो जाता है 1724 में, और वो जाकर क्या करते हैं, हैदराबाद रियासत की स्थापना करते हैं। शराब का शौकीन और विलासी प्रवृत्ति होने के कारण इन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको आप याद कैसे रखोगे? बहुत इजी है याद रखना। देखिए मोहम्मद, मोहम्मद में क्या आ रहा है आपका, लास्ट में मद आ रहा है। मद को आप रिलेट करोगे मदिरा से, और जैसे ही ये मदिरा के शौकीन हो गए तो रंगीला बादशाह तो आपको याद आ ही जाएगा। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। वास्तविक नाम कैसे याद करोगे? रोशन अख्तर। सब लोग क्या करते हैं, बार वगैरह में जाते हैं जो भी ड्रिंक करने, तो पूरा अंधेरा रहता है और थोड़ी सी रोशनी रहती है, तो अपना लैंप जलाकर, ऐसा ट्रिक थोड़ा सा लगा लेना आप लोग कि हाँ लैंप की रोशनी में या कैंडल लाइट में बैठ के इन लोग मस्त अच्छे से शराब वड़ा पीते थे। तो इसलिए इनका जो नाम है, वास्तविक नाम रोशन अख्तर है, और इनको रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट 1739 में ईरान के जो शासक रहते हैं नादिर शाह, वो दिल्ली पे आक्रमण कर देते हैं। दिल्ली पे आक्रमण करते हैं, और जब यहाँ से वो जाने लगते हैं तो अपने साथ तीन चीज़ें लेकर जाते हैं, कोहिनूर हीरा, 70 करोड़ रुपए, और तख्ते ताउस। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नादिर शाह ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। और क्या क्या लेकर जाते हैं? तो कोहिनूर हीरा, 70 करोड़ रुपए, और तख्ते ताउस। और ये सब कब होता है आपका? 1739 में। फिर 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। नादिर शाह की मृत्यु के पश्चात अहमद शाह अब्दाली वहाँ का शासक बनता है ईरान का, और वो बार बार भारत में आक्रमण करना प्रारंभ करता है।
तो नादिर शाह की मृत्यु कब होती है? 1747 में। फिर उसका बेटा कौन रहता है? अहमद शाह अब्दाली, जो क्या करता है, वहाँ का शासक, ईरान का शासक बनता है, और वो भी क्या करता है, अपने पापा की तरह बार बार भारत में आक्रमण करना प्रारंभ करता है। फिर नेक्स्ट आता है 1748 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध मोहम्मद शाह के बेटे अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। देखिए, दोनों ही अहमद शाह है, लेकिन आप ये सोचो, ईरान इंडिया से बहुत दूर है, दूर, ज़्यादा दूर डिस्टेंस, तो अहमद शाह अब्दाली लंबा नाम, तो जो ज़्यादा लंबा वाला नाम है अब्दाली वाला, वो बाहर का हो गया इंडिया से, और अहमद शाह छोटा नाम है, तो वो कहाँ का हुआ आपका? इंडिया का हुआ, और मोहम्मद शाह का वो पुत्र हुआ। तो मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1748 में अहमद शाह अब्दाली को पराजित किया था। देखिए, यहाँ पे नोट करके आप लिखोगे, तख्ते ताउस अब कहाँ चला जा चुका है? ईरान। तो तख्ते ताउस पे बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। और तख्ते ताउस का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। और पहला शासक कौन आएगा? जब निर्माण शाहजहां ने किया है तो बैठे भी शाहजहां। ठीक है, तो तख्ते ताउस पे बैठने वाला पहला शासक शाहजहां रहता है, और अंतिम शासक मोहम्मद शाह रहता है, क्योंकि इसके बाद ये कहाँ चला जाता है आपका? ईरान में चला जाता है। मोहम्मद शाह के बाद फिर आपका आता है अहमद शाह। अहमद शाह जो कि उनका पुत्र रहते हैं, वो शासक बनते हैं, और 1748 से लेकर 1754 के बीच में ये शासन करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हिजरे जाबिर शाह के अनुचित प्रभाव में रहते हैं। जाबिर शाह हिजरे का नाम रहता है, उसके अनुचित प्रभाव में रहते हैं। इनके सेनापति का नाम गाजी खां रहता है। गाजी खां को बहुत गुस्सा आता है, तो वो क्या करते हैं, अहमद शाह की हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के पश्चात आलमगीर द्वितीय को वहाँ का शासक बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको बस इतना सा पढ़ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट आता है हम, आलमगीर द्वितीय को किसने बनाया शासक? गाजी खां ने बनाया। तो जाहिर सी बात है, गाजी खां का कठपुतली शासक था ये। और देखिए, इनका जो शासन काल रहता है वो 1754 से लेकर 1759 तक रहता है। तो 1757 का जो पलासी का युद्ध हुआ था वो आलमगीर द्वितीय के ही शासनकाल में हुआ था। चलिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगले शासक फिर आते हैं हमारे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से लेकर 1806 तक माना जाता है। इनका वास्तविक नाम अली गौहर था। पानीपत का युद्ध और बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में होता है। ये दोनों ही युद्ध हम लोग पढ़ेंगे। पानीपत का युद्ध हम लोग मेडिवल में पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है, 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो दिल्ली पे कब्जा किसने किया? सबसे पहले लॉर्ड लेक ने किया था, और 1803 ईस्वी में किया था। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से आपका, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि दिल्ली पे कब्जा, अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे कब्जा किसके शासनकाल में किया था? तो शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में किया था। इनके वास्तविक नाम से भी क्वेश्चन आता है कि शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर। देखिए, इसको भी आप याद करने का ट्रिक लगा सकते हो। शाह आलम में क्या आता है? आलम, तो आलम से निकलेगा आपका अली, तो अली गौहर कौन था आपका? शाह आलम द्वितीय था। और दिल्ली पे कब्जा किसने किया? लॉर्ड लेक ने किया था 1803 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट। इनके बाद आते हैं हमारे अकबर द्वितीय। देखिए, ये अकबर नहीं है, ये अकबर द्वितीय हैं। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1806 से लेकर 1837 तक का रहता है। इनके शासनकाल में क्या होता है, मुगल साम्राज्य दिल्ली में लाल किले तक सिमट के रह जाता है। पूरी दिल्ली पे अब आपका किसका अधिकार हो चुका था? अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। अब जो मुगल लोग थे वो सिर्फ लाल किले तक ही सिमट के रह गए थे। अंग्रेजों के संरक्षण में शासन करने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। देखिए, शाह आलम नहीं था। शाह आलम के टाइम में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने दिल्ली पे अपना अधिकार कर लिया था 1803 में। लेकिन अकबर द्वितीय किसके अंडर में रहते हैं? अंग्रेजों के संरक्षण में। मतलब सारे ऑर्डर्स ही किसका फॉलो करते रहते हैं?
अंग्रेजों का करते रहते हैं। तो इसीलिए पहला शासक अंग्रेजों के अधीन शासन करने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। और यही अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इनके बाद आते हैं हमारे बहादुर शाह द्वितीय, या फिर इन्हीं को हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। इनका टाइम पीरियड रहता है 1837 से लेके 1857 तक। जब 1857 की क्रांति होती है तो इनको बोला जाता है कि आप दिल्ली से इस क्रांति का नेतृत्व कीजिए। तो क्या होता है, ये बहुत बुजुर्ग रहते हैं, ये मना करते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं अब इस क्रांति का नेतृत्व। तो इनके सेनापति रहते हैं बख्त खां। देखिए यहाँ पे ऐड नहीं है, आप लोग कॉपी में राइट डाउन कर लेना। इनके सेनापति बख्त खां रहते हैं और बख्त खां इनसे बोलते हैं कि आप कुछ मत करना, आप सिर्फ नेतृत्व करना, जितना भी जो भी करना होगा वो मैं करूँगा, सारी क्रांति का हर चीज़ मैं देखूँगा। तो फिर ये जाते हैं। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था। अगर बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर नहीं है ऑप्शन में तो आप क्या लिखोगे? बख्त खां है तो बख्त खां भी लोगे, क्योंकि ये सामने फ्रंट से रहते हैं लेकिन सारा काम कौन करता रहता है? इनके सेनापति बख्त खां। 1857 की क्रांति आगे हम पढ़ेंगे, देखिएगा उसमें क्या होता है कि नेतृत्व अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग करते हैं और ये सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि इनका जो डेट डिसाइड रहता है उसके पहले ही ये क्रांति शुरू हो जाती है। तो सही तरीके से एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं किया गया था, इसीलिए 1857 की क्रांति असफल रहती है। तो जब क्रांति असफल हुई तो उसके बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लीजिए पॉइंट क्या क्या लिखा है मैंने। उपनाम जफर, इनका जफर जो नाम था ये उनका उपनाम था। ओरिजिनल नेम जो था इनका बहादुर शाह द्वितीय ही था। जफर के नाम से ये लेखन का कार्य करते थे, लिखा करते थे। इनके शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई और इसी क्रांति के समय इन्हें भारत का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा लिंक कर सकते हो। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे और ये क्या करते हैं 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व करते हैं। इसीलिए दिल्ली क्या है आपकी आज भारत की राजधानी है। तो भारत का सम्राट कौन होगा? जो दिल्ली में कमांड संभालेगा। तो क्रांति का कमांड दिल्ली में कौन संभाल रहे थे? बहादुर शाह जफर। इसलिए इनको भारत का सम्राट घोषित किया गया। ठीक, दिल्ली में इन्होंने नेतृत्व किया था और क्रांति के बाद इन्हें क्या किया गया? रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा उत्तर मुगल काल खत्म होता है। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय शक्तियों का आगमन। पुर्तगालीज, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश ये आए, इनके बारे में हम फिर पढ़ेंगे। पुर्तगाली आए तो क्या किए, पुर्तगालीज की देर, उनके आने का उद्देश्य, कैसे आए, क्या आए, ये सारी चीज़ें हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ओरिजिनल जो आधुनिक भारत आप लोग बोलते हो उसको, लेकिन पढ़ना ये भी होता है उत्तर मुगल काल को, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। और ये जितना कंटेंट है ना एकदम बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं जाता है। आप प्लीज़ जाकर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, आपको खुद समझ में आएगा और कॉन्फिडेंट आएगा। तो ठीक है, आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स, तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको मैक्सिमम शेयर करो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ। और कहीं इधर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से उठाया वीडियो, नोट्स बनाए, नोट्स भी देखिए आपको पीपीटी में है, सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। तो यहाँ से नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, घटना चक्र सॉल्व करते जाइए। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।